अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है और हम जिस तरह अपने शो का आगाज़ करते हैं अपने ट्रेडिशनल अंदाज से, उसी तरह आज का आगाज़ भी करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरीज़ और अखबारात क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें हम एशिया कप, सबसे पहले हमने देखा कि उसकी बात की जा रही थी कि शायद एशिया कप पाकिस्तान से चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह स्पेकुलेशंस थी कि वर्ल्ड कप में भी शायद पाकिस्तान की शिरकत ना हो सके। अब एक और ख़बर आती है जो कि लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, शायद वो वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट कर दी जाए। ये भी अभी स्पेकुलेशंस है और पीसीबी चेयरमैन पीसीबी साहब यकीनन बहुत बोल्ड और अच्छे स्टेप्स लिए खड़े हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बड़ी एज में किस तरह फिट रहा जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू किस तरह अपनी जो बीमारियां हैं और जिस तरह की फिजिकल चैलेंजेस इंसान फेस करता है उसको ट्रीट किया जाए, इसको भी आज डिस्कस करेंगे हमारे तीसरे सेगमेंट में। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं। कल हमने देखा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान की फेट डिसाइड की गई, अनाउंस की गई और यकीनन एक अवाम दोस्त बजट हम कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है, जिन मुआशी चैलेंजेस को सामने रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हुकूमत ने बहुत अच्छी और बहुत एहसन काविश की है कि कुछ रिलीफ आवाम को देने की कोशिश की है, चाहे वो तनख्वाहों में इजाफा हो या फिर पेंशन्स में इजाफा हो या फिर जो हमने देखा कि सोलर पैनल्स और आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ता किया गया है ताकि इनक्रेज किया जा सके आवाम को कि वो सोलर पैनल्स लगाएं। जो बिजली की प्रोडक्शन है यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनती जा रही थी गुज़िश्ता कुछ अरसे से, क्योंकि जिस तरह बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, तो आवाम के लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ है कि वो अगर कुछ सपोर्ट, कुछ चीज़ें अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन सोलर पैनल्स, तो ये बहुत अच्छी, बहुत खुशाइंद अमल है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल जी, और भी बहुत से इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा कर दिया गया है। साथ साथ पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। कम से कम उजरत जो कि बहुत ज़ेर बहस रही गुज़िश्ता कुछ दिनों से, क्योंकि बजट आने वाला था और बजट से पहले ये बात की जा रही थी कि कम से कम जो तनख्वाह है इसे भी बढ़ा दिया जाए। 32,000 रुपये मुख्तस की गई है। ट्रैक्टर्स, हमने जिस तरह कहा कि बहुत ज़रूरत है ज़रूरी ज़मीन होने की हैसियत से, ज़रूरी मुल्क होने की हैसियत से, ट्रैक्टर्स का जो सस्ता करना है ये भी बहुत खुश आइंद अमल है। इसके साथ साथ ही कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से की तरफ से एक बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट आती है, एक उम्मीद की किरण जागती है, जिसमें कहा गया कि जी एमडी आईएमएफ ने ज़बानी वादा किया है कि जो बजट पेश किया गया इसके बाद शायद जो आईएमएफ का 9th रिव्यू है वो भी प्रोसीड हो सके, आगे बढ़ सके। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सलाम दादा भॉय साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बजट पेश किया जाता है और हम देखते हैं कि बजट के आने से पहले बहुत बातें की जा रही थी, ख़ासतौर पर नाक़िदीन की तरफ से ये बातें की जा रही थी कि शायद ये बजट जो है ये तहस नहस कर देगा पूरे सिस्टम को, आवाम को परेशान कर देगा। लेकिन जिन हालात में, जिस कैफियत में हमने देखा कि ये बजट अनाउंस किया गया, पहली दफ़ा ऑन द फ्लोर पहले मैंने देखा है कि जी बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में बजट पेश किया गया। कोई डाइस का घिराव नहीं था, कोई चीखों पुकार की आवाज़ें नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था। सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बजट पे आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक नहीं है वी आर गोइंग थ्रू ट्राइंग टाइम्स जी, और इन ट्राइंग टाइम्स में इस किस्म का बजट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, इट इज़ अ वंडरफुल बजट। राइट। ठीक है, वी दे हैव नॉट पुट मोर लोड ऑन द अवाम। और अगर मैं ये कहता हूँ कि इस बजट की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा जी, तो मैं गलत नहीं ये कह बात रहा दुरुस्त है। हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने फरमाया गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज में 35% इजाफा है, जी, पेंशन्स में 17.5% इजाफा है, सोलर पैनल्स की आपने बात की, ट्रैक्टर्स की आपने बात की, जी, overseas Pakistanis will be allowed जी, to bring in $100,000 जी, without बहुत any अच्छा, exactly, जी, without that's- any that's- questions that's a very being positive asked. step, जी। More than that, a few days back, the Ministry of Commerce has passed an SRO allowing barter trade between Pakistan, Iran, Afghanistan, Exactly, जी, and जी, Russia. जी, 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 जी। Now that is a very, Yeah. very commendable act. जी। और इससे जो है ना सिर्फ ये बार्टर ट्रेड एक्सपैंड होगा टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया इन जी, द जी। डेज टू कम, बल्कि डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगी और
इसके बाद ये है कि रीजनल लोकल करेंसीज में भी ट्रेड हुआ करेगा, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू द बजट नाउ, जो कि आपने बहुत ज़बरदस्त कुछ पॉइंट्स और हमें वो काउंट कराए। डेफिनेटली मैं ये पूछना चाहूँगा कि बजट आपने जिस तरह का अच्छा पेश किया गया है, यकीनन हम सब ने देखा कि हालात बहुत मुश्किल है, एक तरफ मुआशी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर, फिर भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। आईटी सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कमी की गई है, टैक्सेस उनमें भी कम किए गए हैं, फिर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उनमें कोई ख़ास इजाफा नहीं किया गया, जिस तरह हमने देखा कि माजी में जो शरह थी डायरेक्ट टैक्सेस की वो उसे कम से कम उसी को बरकरार रखा गया है। किस तरह देखते हैं आने वाले जो 6 माह हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत क्रूशल हैं आफ्टर बजट स्पेशली, आप सिविल सेक्टर को किस तरह ग्रो करता देख रहे हैं, इंडस्ट्री को किस तरह ग्रो करता देख रहे हैं? दो बातें हैं जी, एक तो नो न्यू टैक्सेस हैव बीन या एग्जैक्टली इम्पोज्ड, बिल्कुल ठीक है imposed. जी, ज़्यादा ये हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस के रेट्स थे उनमें कुछ थोड़ा बहुत माइनर रद्दोबदल इजाफा किया जी गया। जी, बिल्कुल ठीक, जहाँ तक पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात है, आई थिंक द टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड्स इन अगस्त जी एंड वी आर हेडिंग फॉर इलेक्शन सूनर और लेटर। जी, अब अभी नहीं होंगे, 6 महीने में हो जाएंगे, जी, जी। इलेक्शंस तो होंगे जी, जी। और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि द डस्ट विल स्टार्ट टू गेट सेटल्ड। राइट, ठीक है ना, ठीक है, उसके साथ जैसे कि आपने आईएमएफ का तस्करा जी। किया है, आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इज आल्सो इन द ऑफिंग या और इंशाल्लाह वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर देखने में आएगा। गवर्नमेंट ने जो की स्फीयर्स हैं, जी, जिस तरह आईटी है, जी। एक्सपोर्ट्स है, जी। टेक्सटाइल्स हैं, उनके लिए काफ़ी बजट में चीज़ें रखी रिलैक्सेशन हैं, दी है, बिल्कुल ठीक रिलैक्स है, बिल्कुल ठीक है जी, टेक्सटाइल्स में उन्होंने वो इम्पोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म कर दी जी, जी, है ऑन जी, सर्टन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टन आइटम्स। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वी कुड नॉट हैव अ बेटर बजट। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बजट की तरफ क्योंकि बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आईएमएफ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब कहते हैं, उन्होंने कल अनाउंस किया कि जो एमडी आईएमएफ है उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया है। उन्होंने ज़बानी कहा है कि जी बजट जो पेश किया गया है, यकीनन पहले बात की जा रही थी कि आईएमएफ की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ कि जिस तरह का बजट पेश किया जाए या कुछ उसमें जो सब्सिडीज़ हैं उन्हें कम किया जाए। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ये स्टेटमेंट आती है, इसको किस तरह देखते हैं कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है ज़बानी तौर पे कि शायद अब जो वादा किया था वो पूरा हो जाएगा? देखिए, एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी कर चुका है। जी जी, बिल्कुल। लास्ट जो स्टेटमेंट आईएमएफ की तरफ से आई थी वो ये थी कि वी आर विलिंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, जी। तो मैं ये कहूँगा कि आईएमएफ थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो गया है बिल्कुल, एज अ लेंडर इंस्टीट्यूशन, एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। दिस कमेंट इज आउट ऑफ लाइन आई बिलीव। ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इंशाल्लाह आ ही जाएगी, बिल्कुल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। आई थिंक इस तरह के हालात दुनिया भर में हम देखते हैं, हमने चाहे तुर्किया में भी हमने देखा और भी इस तरह की जगहों पर हमने देखा कि पॉलिटिकल अनरेस्ट तो रहता है जब हुकूमतें टेक ओवर कर रही होती हैं, कोई नई गवर्नमेंट आती है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो इस तरह की अप्स एंड डाउन्स देखने में आते हैं, लेकिन इवेंचुअली द डस्ट सेटल्स डाउन। देखिए जी, पॉलिटिकल अनरेस्ट एक चीज है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक अलग टोटली चीज है, डिफरेंट बिल्कुल चीज ठीक, है। ठीक है बिल्कुल, I agree, ना, अनरेस्ट तो इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। Right, ठीक है right, ना, ठीक है। जो जीतेगा वो गिला, वो जो हारेगा वो गिला करेगा, ट्रायम्फेंट होगा, और बिल्कुल जो ठीक है। हारेगा वो गिला करेगा। तो जी। ये तो पूरी दुनिया में देखा जाता सही, है। सही। ठीक है ना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात है, we have completed all the requirements of IMF. The news has it that even Nawaz Sharif Saab had called the chief executive of IMF, and he has been assured that they will be working on this settlement soon. Right. अच्छा, अब अखबारात की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो वज़राए पाकिस्तान है इस वक्त उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें कहा जाता है रिलीफ देने की कोशिश की, आने वाली हुकूमत नया बजट ला सकती है। साथ साथ ये भी बातें की जा रही थी कि कोई मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है फिलहाल जो कि बजट दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस सिचुएशन में बजट पेश किया गया उस पर कहा जा रहा था कि शायद आने वाले टाइम में एक मिनी बजट की भी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि जो अब मौजूदा बजट जो अनाउंस किया गया है कल, काफ़ी बेहतर
पॉजिटिविटी ला सकता है, क्योंकि जाहिर है कुछ रिलीफ भी दी गई है, इंडस्ट्रीज को भी कहा गया है कि आप अपना काम बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि ये हुकूमत की बात नहीं हो रही है, हर हुकूमत मिनी बजट्स तो लाती है, ठीक है ना, पिछली हुकूमतें भी लाती रही हैं, तो अब अगर ये हुकूमत मिनी बजट लाती है तो दिस इज नथिंग न्यू, तो दिस इज नथिंग अनयूजुअल और न्यू, तो वो तो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, ठीक है ना। यहाँ पर तो साल भर जो हैं वो पेट्रोलियम प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती हैं और टैक्सेस भी फ्लक्चुएट करते हैं, बढ़ा भी दिए जाते हैं हस्बे ज़रूरत और घटा भी दिए जाते हैं। सो आई मीन दिस इज नथिंग अनयूजुअल और न्यू, व्हाट इज न्यू अबाउट इट, ठीक है ना। मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट्स वी कुड हैव हैड। राइट। और ये बड़ी ये इट्स अ साई ऑफ रिलीफ मेरा ख्याल से। एब्सोल्युटली यस, इट इज अ साई ऑफ रिलीफ। और जो की स्फीयर्स हैं इंडस्ट्री के, इंपोर्ट्स के, एक्सपोर्ट्स के, उनमें रिलीफ दिया गया है, ठीक है। जो आई मीन दिस इज द बेस्ट दे कुड हैव डन, ठीक है ना, इसमें इससे ज्यादा स्कोप हो नहीं सकता। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जितना वो हम कहेंगे कि जाहिर है मेरे ख्याल से इंसान भी कभी खुश नहीं होता, लेकिन बहरहाल जिन सर्कमस्टांसेस में सारी चीजें की गई हैं, यकीनन एक बहुत ज़हनी सुकून आपको मिलता है कहने का कि चलें एटलीस्ट कम से कम मजीद बर्डन हुकूमत की तरफ से अवाम पे नहीं डाला गया। और हमने माजी में भी देखा कि जिन हालात में कुछ बेहतरी भी थी, उसमें भी काफ़ी जो टैक्सेस थे या इस तरह की चीज़ें इम्पोज की गई हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में आप समझते हैं ना कि जो इजाफी टैक्सेस के जैसे आपने जिक्र किया वो नहीं लगाए गए। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और न्यूज़ डेवलपमेंट है जिसमें मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है पानी एक ऐसा फैक्टर है, चाहे वो K4 का मंसूबा हो या फिर डैम्स की मद में डिस्कशन हो। वो कहती है न्यूज़ जी के डैम्स की तामीर और तापी समेत बिजली मंसूबों के लिए 205 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी, तवानाई के सेक्टर में if you allow me to use my phone because these जी फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़ाहिर है आवाम तक पहुंचे तो बहुत अच्छा है। जी मैं आपको बताता हूं, 14 अरब रुपए के 4 के लिए रखे गए, which is a sigh of relief for the, और ये कराची हमेशा से देखता है इस चीज को जी for people living in कराची। अच्छा, तवानाई सेक्टर पे मैं आपको गोश गुजार करता हूं कि just give me 1 second please. जी please. For the better transmission and distribution of electricity, 107 billion rupees have been kept. And alhamdulillah, the capacity of this country has reached 41,000 megawatt. Right, alhamdulillah. बिजली के शोबे में कोयले से चलने वाले जामशोरो पावर प्लांट विच इज अराउंड 1200 मेगावाट की तकमील के लिए अगले माली साल में 12 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। सही, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 केवीए की ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब एलोकेट। बिल्कुल, काफी टाइम से हमने देखा कि ये बातचीत चल रही थी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मौजूदा ग्रिड स्टेशंस की इफेक्टिविटी और परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने के लिए 5 बिलियन रुपीस हैव बीन एलोकेटेड। ठीक है। सुक्की, कनारी, कोहाला और महाल हाइड्रो प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 13 अरब रुपए और दासू हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है। फॉर वाटर रिसोर्सेज, जी पिछले साल मोहम्मद डैम के लिए 12 अरब रुपए फराम किए गए थे। एडिशनल 10 बिलियन रुपीस हैव बीन एलोकेटेड। राइट, ओके। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 बिलियन रुपीस हैव बीन एलोकेटेड। दयामर बादशाह डैम के लिए 20 बिलियन रुपीस हैव बीन एलोकेटेड। राइट। दीगर मंसूबों के लिए 969 मेगावाट के नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 5 बिलियन हैव बीन एलोकेटेड। तरबेला हाइड्रो पावर की परफॉर्मेंस में इंक्रीज के लिए 4.5 अरब रुपए। सही, बिल्कुल ठीक। और ऑब्वियसली दी आइसिंग ऑन द केक इस कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 17.5 अरब
अच्छा, मैं K4 आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि कराची या फिर सिंध में हमेशा ये बात की जाती थी कि पीने का पानी और ना सिर्फ पीने का पानी, बल्कि अगर पंजाब साइड पे बात करें तो पानी की थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है बहुत बेहतर है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे ज़ाहिर है ज़ेर ज़मीन पानी थोड़ा नमकीन है, एग्जैक्टली इस्तेमाल के काबिल नहीं है। K4 मंसूबा, चाहे वो माजी में हमने देखा कि काफ़ी हुकूमतों ने वादे किए पर उस तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। गुज़िश्ता हुकूमत ने अनाउंस भी कर दिया, सारी चीज़ें की, मगर उसने प्रैक्टिकल कोई स्टेप लिए नहीं। अब वो इफ वी टॉक ऑफ द causes and effects of what the last government did, अब उसका तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। What we are talking is कि देर आए दुरुस्त आए। जी। And at least this government has allocated funds for it. Let's hope and pray that inshallah we see will in the days to come for provision of water supply to Karachi, inshallah. Inshallah. Salam sahab, thank you so much for joining us. Abdul Salam साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल सलाम दादा बॉय सीनियर एनालिस्ट है, और जिस तरह आज हम बजट को डिस्कस कर रहे थे, यकीनन बहुत खुशाइंद है कि जिस सिचुएशन में ये बजट पेश किया जाता है, फिर उसके बाद जिस तरह की इजाफी जो बोझ है आवाम पर नहीं डाला जाता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो कि इस वक्त मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, यकीनन ये जो बजट है आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी लाएगा। ऑन दैट नोट जी, हम यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट कंट्रोवर्सी पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। करते हैं खेल के पीछे क्या है देखते हैं, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। मेरा जरूर कोई आसेब है। सेब हो सकता है। आसेब? तुम कौन हो? ये मैं हूँ ज़ेबो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक हो गई है। कौन चुड़ैल भाई? वही जो तुम्हारे अंदर है। तूने कभी चुड़ैल देखी है? कहाँ है? अंदर। क्या आपके अंदर? मेरा नाम उच्चा है। अलमारी से पिस्टल ढूंढ रही थी। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि स्ट्रीट क्राइम का सोच रही है। उसके कब्जे में 500 चुड़ैलें हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? तू मुझे निकालेगा। लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मुझे हुमैर अनवर कहते हैं, और एशिया कप कंट्रोवर्सी हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त एक बहुत
ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक बनता जा रहा है। और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज इंडिया की तरफ से सामने आती हैं, जिस तरह के हथकंडे इंडिया इस्तेमाल कर रहा है बीसीसीआई के थ्रू, और फिर उसके बाद देखा जिस तरह आईसीसी को शैडो किया जा रहा है, और हमेशा ही हम देखते हैं कि जिस तरह आईसीसी को शैडो किया जाता है इस पूरे सिचुएशन में, पूरे सिनेरियो में, यकीनन बहुत अफसोसनाक अमल है। क्रिकेट डैमेज होती है इससे, ना सिर्फ क्रिकेट डैमेज होती है बल्कि जो क्रिकेट की साख है वो भी डैमेज होती है। इसको डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट को, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद अब एक और खबर आ रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। बादल जी, इसको डिस्कस करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हम क्रिकेट कंट्रोवर्सी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जावेद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जावेद साहब, ये बताएं कि सबसे पहले बात की जा रही थी कि जी एशिया कप शायद पाकिस्तान से चला जाएगा, फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की शिरकत थी, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, जो कि बहुत ज़रूरी था। अब एक और स्पेकुलेशन है हवा में, एक और अफवाह है जी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, वो वेस्ट इंडीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें कितनी सदाकत है? जी ये सब उसी साजिश का हिस्सा है जो भारत काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि भारत ने देखिए पाकिस्तान की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी एशिया कप की। पहले उसने कहा पाकिस्तान नहीं आएंगे, हालात ख़राब हैं, फिर न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन दिया गया, उससे ही पीछे हटा, फिर हाइब्रिड एक मॉडल पेश किया गया कि पाकिस्तान में शुरू के 4 मैच जाएँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल यहाँ अपने एक मैच खेलने, उसके बाद बाकी मैचेस जो है भले पाकिस्तान यूएई में खेल ले या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे। तो भारत को ये एतराज़ था कि न्यूट्रल वेन्यू में यूएई नहीं होगा, श्रीलंका रखें या कतर रख दें, कोई और ओमान रख दें। यूएई पे उनको एतराज़ था कि नहीं, यूएई में गर्मी होती है तो कतर में भी होती है भाई, और श्रीलंका ही मौसम वैसे ही हफ्स वाला है, इन दिनों बारिश भी होती है, हफ्स भी आगे जून में या सितंबर में इवेंट होना है। तो वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की कोई भी फार्मूला उसको पे राजी नहीं, और साजिशें करता करता वो यहाँ तक पहुँच गया पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि एशिया कप में भारत नहीं आता तो फिर ये गारंटी नहीं है कि हम भी वहाँ जाके खेलें, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत यहाँ आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये सारा तजवीज़ पाकिस्तान ने आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी दी, लेकिन अब जो आईसीसी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है कि वो हर बात भारत की बिल्कुल बज़ाहिर ऐसी लगता है। ये आपने बहुत खूब बात की, इंडियन क्रिकेट काउंसिल लग रहा है। जी जी हाँ, तो अब देखिए ना, मसला है कि ठीक है उन पे असर रसूख उनका है, मार्केटिंग उनकी है, स्पॉन्सर सारे उनके हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ एक चीज़ ये देखता हूँ, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि यानी लगता है कि अक्सरियत गलत फैसला करेगी तो हमें गलत फैसला मानना पड़ेगा। अक्सरियत या जमहूरियत कभी कभी बहुत गलत फैसले भी करती है, गलत राय होती है, तो वो यही हो रहा है कि अब भारत ने अपनी तरफ बांग्लादेश को कर लिया, श्रीलंका को कर लिया, अफगानिस्तान को कर लिया, नेपाल को कर लिया है, यानी जो उनकी बात है वो भारत की बात वो बोल रहे हैं कि हाँ वही जो भारत कह रहा है वो ठीक कह रहा है। वैसे ही पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में हालात कहाँ से खराब है यार, यहाँ तो इंग्लैंड आके खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, तो अब तो सिर्फ इंडिया ही नहीं खेला ना, अब तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बचपन से हमारा यानी पैदाइशी दुश्मन है। तो नहीं, तो इसमें जावेद साहब, इसमें हम देखते हैं कि हम जब पाकिस्तानी टीम जब भारत खेलने गई है तो वहां कौन सा कोई अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आता है, या फिर अच्छा उनकी तरफ से बिहेव किया जाता है, या सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर होती है। हमने देखा कि चाहे वो ग्राउंड से लेके जिस तरह कोई भी चीज़ हाथ में आई वो ऑडियंस जो है वो ग्राउंड में फेंक देती है, एहतजाज करती है, कभी कुर्सियाँ जला देती है, कभी सीट जला देती है। ये सारी चीज़ें तो टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, ये तो हम देखते रहे कि भारत में ज़्यादा होती रही है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ ज़्यादा होती रही है, और लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपने फराग दिली का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने 2004 में कितने अर्से बाद सीरीज 14 साल बाद फिर वो खेली, पाकिस्तान ने 2006 में यहाँ बुलाया, फिर पाकिस्तान वहाँ 2 बार गया, 2007 में पाकिस्तान गया वहाँ पे खेलने इंडिया। अब उनको 2008 में जब आना था तो वो 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक का बहाना बना के उसके बाद से अब तक आए नहीं है। पहले वो हमेशा शारजा में खेलने से इनकार भी करते रहे, सारा कप उन्होंने खेलने से मना किया 99 में कि नहीं पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे कारगिल अटैक के बाद, कि वो पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर शारजा में नहीं वहाँ सट्टेबाजी होती है, हमेशा पीछे हटते रहे उनसे खेलने से। अभी अब उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन अभी भी उनका मौका हुई है कि अभी अब पहले कहा गया था आईपीएल के बाद वो ऐलान करेंगे क्या वो फैसला कर रहे हैं एशिया कप की मेजबानी के हवाले से पाकिस्तान पे राजी है नहीं कि नहीं। अब कहा जा रहा है कि 7 जून से शुरू हुआ है इंग्लैंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अब कहा जा रहा है उसके खत्म होने के बाद या उस दौरान कर देंगे। आज तीसरा दिन है उस टेस्ट मैच का, लेकिन अभी तक बल्कि चौथा दिन है आज,
अभी तक जो है वो ऐलान सामने नहीं आया कि, और आईसीसी ने इनको कह रखा है कि भाई हमें फाइनल शेड्यूल दें, जो 2023 में वनडे वर्ल्ड कप होना उसका अब तक शेड्यूल भी नहीं दिया इन्होंने फाइनल, क्योंकि आईसीसी ने कहा भारत हमें देगा तो हम शेड्यूल रिलीज करेंगे ताकि हमें पता चले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौका इस वाले से ये है कि हम इंडिया में बेंगलोर में चेन्नई में या पंजाब के किसी शहर में खेल लेंगे, लेकिन हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिवाय फाइनल के। और पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि अब भारत को जो फौरन इस हवाले से फैसला करना चाहिए। अजय शाह जो सेक्रेटरी हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उनके बाद ठोस मौका पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, लेकिन पाकिस्तान की भी एक मजबूरी, पाकिस्तान की इंडिया में जाके खेलना वर्ल्ड कप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत है। उसके लिए नजम सेठी ने अभी 1-2 रोज पहले मुलाकात की है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से, और उनको बताया कि ये पोजीशन है। भारत बिल्कुल थोड़ा सा भी झुकाव उसका नहीं है कि क्रिकेट हो पाकिस्तान इंडिया की और हम वहाँ जाके खेलना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो है ना हर धर्मी खत्म नहीं हो रही भारत की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे वज़ीर साहब क्या इसमें हतमी फैसला करते हैं पाकिस्तान भारत जाके खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो क्रिकेट जो काफी मुश्किल हो गई कि हमें एशिया कप की मेजबानी मिलनी थी वो नहीं मिली, चैंपियंस ट्रॉफी का पता नहीं लग रहा, वो भी भारत चाहता है कि इस तरह कॉन्फ्रेंस छीन जाए। यही जवाब बना के एशिया कप का माहौल बना के बिल्कुल में टीमें नहीं जाएंगी खेलने। हालांकि सारी टीमें आ रही हैं, जब बड़ी टीमें आ रही हैं गोरी टीमें, असल तो उनको होता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उनको नहीं है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में, मैं तुमको कच्चे आबादी के मुल्क कहता हूँ, श्रीलंका, नेपाल, ये कौन सा तरक्की याफ्ता मुल्क है? इनको पाकिस्तान में आके खेलने में मसला सिर्फ इंडिया की वजह से हो रहा है कि इंडिया ने कह दिया जाने, क्योंकि इंडिया से जुड़े हुए इतने ज्यादा इनके गठजोड़ है इंडिया से, ये उससे अलग नहीं हो रहे। राइट, जावेद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह कहा गया कि जी जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है अब इंडिया बहुत ओवरशैडो करता है आईसीसी को, और आईसीसी बिल्कुल खामोश है, या बल्कि खामोश नहीं, उस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और बहैसियत पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ इस सारी सिचुएशन में, ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनके लिए तो अफसोसनाक होगा कि क्रिकेट पाकिस्तान से इस तरह जाए, या फिर एशिया कप इस तरह से जाए पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने, पीसीबी ने और चेयरमैन पीसीबी साहब ने जिस तरह का स्टैंड ले रखा है, यकीनन इट्स नीड ऑफ द आवर, और इंडिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी ऐसे हालात हो, यकीनन उनकी जो कोई भी ऐसी साजिश है उसे कामयाब नहीं होने देंगे। बहरहाल जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन, और चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या फिर उसे हर्बल का इलाज कहा जाए, यकीनन एक बहुत बड़ी फील्ड है, कुदरती फील्ड है, ज़ाहिर जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे परखा जाए और पढ़ा जाए तो यकीनन बहुत कुछ सोचने और समझने में मदद हासिल हो सकती है। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो कि कन्वेंशनल जो मेडिसिन है, एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज से ट्रीट की जा सकती हैं। तरीक़ाकार क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन पाकिस्तान में इसका रुझान उस तरह क्यों नहीं है जिस तरह होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल जो कि देखने वाले भी ये सुनना चाहेंगे, आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप अपनी एज भी बताएं और फिटनेस भी बताइए सबसे पहले। मेरी एज है 96। राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यह है कि मैं नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ। अब आप पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? जी जी प्लीज पूछेंगे। जरूर जरूर, मैं तो जानना चाहूंगा। हाँ। मुझे भी 96 ईयर में इसी तरह फिट रहना है। नहीं, हर आदमी रह सकता है, जी, जी। मगर अपने हेल्थ, क्योंकि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है जी, और जैसे जैसे हम पीछे अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जी, तो हम बीमारी को अपने गले लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बातें तो ये है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती जिसे अल्लाह ने बनाया बेशक वो खाइए, जिसे इंसान ने बनाया वो ना खाए, खत्म होगी बात। अब जैसे कंप्यूटर इंसान ने बनाया, उसमें वायरस आ सकता है, जी, जी, जी। और जो अल्लाह ने कंप्यूटर बनाया इसमें वायरस नहीं आ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात की आपने। देखिए, इंसान तो सब इलाज करते हैं जी, शिफा देने वाला सबसे बड़ा कायनात का मालिक, बेशक, जिसने कायनात बनाया, बेशक, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। बेशक, बेशक। हम अपने आप को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? हम तो डॉक्टर ही नहीं, हम तो यानी थोड़ी सी जड़ी बूटियां जानते हैं तो हम डॉक्टर कहलाते हैं। मैं बोलता हूँ डॉक्टर नहीं बोलो,
क्योंकि पूरी कायनात का मालिक तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो थोड़ी बड़ी जड़ी बूटी को मैं जानता हूँ तो मुझे डॉक्टर बोले, मैं तो जानता ही नहीं दुनिया, क्योंकि हर मौसम के हिसाब से अलग अलग वहाँ पर जड़ी बूटियाँ पैदा हुई है और उसी के हिसाब से। डॉक्टर साहब ये जो आप कह रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, क्या चीज़ है, किस तरह किन किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा जो है चुकंदर में है। अच्छा, बीट रूट में है। अच्छा, वो बीट रूट तो हमने सिर्फ सैलेड की हद तक महदूद रखा है ना, चाहे एक आध पीस खा लिया, या फिर इसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना रूटीन की डाइट में। बिल्कुल, आपका यानी एज रिटार्डिंग ऑफ एज, आप पीछे चले जाएंगे। अच्छा, अगर ये से लेते रहेंगे तो यू विल गो बैक। आज मैं 96 का हूँ, मैं 10-12 फ्लोर तो वैसे ही बगैर लिफ्ट के जाता हूँ। क्या बात है, आप हमसे भी ज्यादा फिट है माशाल्लाह। हाँ, और यहाँ से जहाँ बोलेंगे मैं कहीं बैठूंगा नहीं, शायद आप तो बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। क्या बात है, क्या बात है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको आई थिंक हर्बल का नाम दिया जाता है ना, ये एक ही चीज है या कुछ मुख्तलिफ है? देखिए सुनिए जी, आयुर्वेदिक जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, वर्ड है, ठीक है, समझे। अब उसको हम इंग्लिश में कह लें हर्बल। ठीक है। अब जैसे मेरी डिग्री जो है जी वो आयुर्वेदाचार्य है, राइट, संस्कृत में उसको आयुर्वेदाचार्य है। अब इसी को यहाँ पर बोलेंगे यूनानी या हर्बल बोलेंगे। ठीक है ना। हमारे मुल्क में आयुर्वेदिक एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, या ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल है। सही है, सही है। और जहाँ पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी। जो हम कर रहे हैं फी सबलीला काम कर रहे हैं। मेरी 4-5 क्लिनिक है DHA में, नॉर्थ नाजाबाद में और PCHS में है सब जगह। तो मैं फ्री में इलाज कर रहा हूँ, जिससे डॉक्टर जवाब देते हैं वहाँ से मेरा इलाज शुरू होता है। मगर शर्त ये है, सुन लीजिए, कि किसी किस्म की बायोप्सी, इंडोस्कोपी, रेडिएशन, केमोथेरापी और किसी किस्म के रेज पेनिट्रेट ना करें उनकी बॉडी में। रेज यानी CT स्कैन ना कराएं, मैमोग्राम ना कराएं, ठीक है, MRI ना कराएं। डॉक्टर साहब लेकिन एक मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहूँगा। जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि ज़रा आप यू आर दी एक्सपर्ट, आप बेहतर समझते हैं। अगर एक कैंसर पेशेंट है जिसके बारे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी स्टेज 8 का या 0.8 का कैंसर, 8 पॉइंट का कैंसर है, अगर वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, चाहे वो गले के आसपास की नालियाँ हों जहाँ की सर्जरी मुमकिन नहीं है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको रोकने का या इसका स्लो डाउन करने का प्रोसेस में, क्योंकि ज़ाहिर अगर ये रेडिएशन नहीं कराएंगे या कीमोथेरेपी नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या कहती है इस हवाले से? मैं आपको इसका छोटा सा जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम डाला गया हिरोशिमा नागासाकी जी। आज वहाँ की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्यों माजूर हो रहे हैं, उनमें ये क्यों पैदा हो रहा है? ठीक है ना। ठीक है, सुनिए, हमारी बॉडी में पानी भी है जी और ब्लड भी है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस जमाने में उनके दादा परदादा या जो भी थे, उन्होंने इनहेल किया, जी इनहेल किया रेडिएशन को इनहेल किया, तो वो आपकी बॉडी के में मिल गया जी, यानी बॉडी के पानी में मिल गया। और अब वो नस्ल दर नस्ल, और अब वो बोलते नहीं कि ये मेरी नस्ल है, मेरा खून है, ये बोलते हैं ना, अब वो ट्रांसफर होता जा रहा है, ट्रांसफर होता जीन्स के थ्रू शायद एक सिलसिला बना ये है। अब दूसरी बात ये कि आपने कहा केमोथेरापी, अभी तो मैंने रेडिएशन की बात की, अभी केमोथेरापी की बात किया। केमोथेरापी एक जहर है। आप ऐसा करिए, ये हरा जो पौधा है इसमें आप जहर डाल देंगे, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, खत्म हो गई। तो इसका इलाज, ये तो आज इसकी पैदावार है, ये आज। इससे पहले क्या थे और इससे पहले क्या बोला करते थे कैंसर को? आज तो हम कैंसर बोल रहे हैं, इससे पहले क्या बोलते थे? इससे पहले इसको राजफोड़ा बोलते थे। अच्छा, राजफोड़ा। अच्छा। उस वक्त डॉक्टर समझ जाता था। उस जमाने में MBBS नहीं था, MBBS तो आज आया है। आज उस जमाने में LMP RMP वगैरह हुआ करते थे, हमारे दौर की बात है, ठीक है ना। तो वो जो राजफोड़ा हो जाता था, आज हम कैंसर का नाम ले रहे हैं, उस वक्त राजफोड़ा बोलते थे। अब डॉक्टर, उस जमाने के डॉक्टर बड़े होशियार थे, समझ जाते थे
कि अब इसको हो गया। उन्होंने टाइम दे दिया उसको कि भाई तुम्हारी उम्र अब 2 महीने की है, 2.5 महीने की है, 3 महीने की। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी ये है जी। तो उसका इलाज जो है, उसका इलाज एक, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और लोगों को मालूम भी हो जरूर जाए। जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है, ये अच्छा। दिल और दिमाग में बिठा लें। अच्छा। कैंसर को किसी किस्म की कोई रेडिएशन की, कोई सर्जरी की, कोई MRI की टेस्ट के लिए, कोई CT स्कैन के लिए, कोई पेट स्कैन की कोई जरूरत, उसके जिस्म में कोई पेनेट्रेट ना करे, यानी रेज, उसकी गामा रेज जी। जो रेज बनी है, काय से बनी है? इसी से बनी है। जी जी जी। ठीक है, तो उसको बॉडी में मत डालें। ठीक है। ये इतना आसान है, मैं समझता हूँ। मेरे लिए नज़ला, खांसी, बुखार को ठीक करना मेरे लिए मुश्किल है, जी जी। मगर कैंसर को इलाज करना बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ बहुत आसान है, कुछ नहीं करे। हमारी बॉडी खुद एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, जी जी। इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं चूंकि ज़ाहिर है आप ये बड़े इंकशाफात है, मैं यकीनन इसको उसी तरह आपसे सीखना और समझना चाहूँगा। मुझे बताएं कि अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अगर टेस्ट ना कराए तो तशखीस कैसे होगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया जी। आपने। देखिए, कोई भी चीज दर्द से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। जी हाँ। बॉडी में कोई भी ऐसी कोई भी शुरू होती है, अप एंड डाउन होता है हमारे सिस्टम में, तो वो दर्द से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, कोई बिल्कुल भी। जी। अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो, समझ लो देयर इज नो कैंसर एट ऑल, नॉर्मल है, लग खत्म ठीक हो है, गई बात। बिल्कुल ठीक है, सही है। उसको छेड़ो मत। अच्छा इसलिए नहीं छोड़ो। देखिए, एक जगह आपका सेल है, जी। सुन लीजिए, शहद की मक्खी ने एक जगह अपना वो बनाया हुआ है, छत्ता बनाया हुआ है, शहद की मक्खी, जी। जिसमें लाखों अरबों सेल है, समझ लीजिए, मक्खियां जी। हैं। इधर बॉडी में एक जगह कैंसर बन गया, समझ लीजिए, मौजूद है, ठीक है ना। और वो स्टैग्नेंट है, एक जगह जमा है, एक्यूमुलेट है एक जगह, उसको मत छेड़ो। अब शहद की मक्खी के छत्ते को मत छेड़ो। छेड़ने से फैलती है, अगर जी, आप जी। छेड़ेंगे हाँ, जी, 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 तो वो नुकसान मक्खी पहुंचाएगी। पूरे इलाके में फैलेगी, ठीक वो है। लोगों को काटेगी, That's परेशान a very- करेगी, that's a very valid point, जी, जी। स्टिंग करेगी, जी, ठीक है ना। जी, जी। तो उसको मत छेड़ो। अब ये बोलते हैं ना कि बायोप्सी किया, हाँ। उसने कैमरा अंदर डाला, उससे मवाद निकाला, नीडल इंजेक्ट की उसमें, हाँ बिल्कुल, निकाला, ट्रिगर किया। तो अब ये क्या करे? ये अब फैलना वो शुरू। कैमरा देख रहा है, हाँ। कैमरा देख रहा है, तो वो सेल जो है, जो सेल एक जगह थे, वो सेल इधर चले गए, हड्डियों में जी, चले जी, गए, जी, जी, जी। लीवर में चले अच्छा, गए, अच्छा, these पैंक्रियास में चले बिल्कुल गए, ठीक, बिल्कुल ये सब जगह चले गए। डॉक्टर साहब, ये तो यकीनन मेरे लिए भी दिस इज समथिंग वेरी न्यू। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है हमारी ज़िंदगियों में, और पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, या कभी इस तरह की कोई स्टडी सामने नहीं आई, या फिर हम जब छोटे थे तो तब भी ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी। लेकिन आजकल स्टेम सेल्स के जरिए बहुत सी कहते हैं जी ट्रीटमेंट, और ये इस पे क्या? देखिए, मैं इसकी बहुत क्या अच्छा सवाल ins and किया। outs हैं? जी जी मैं बताना चाहता हूँ, जी। ये स्टेम सेल आज की थेरापी नहीं है, ये अच्छा, आज की अच्छा, नहीं है। अच्छा, ये मेरे जमाने से, मैं तो 96 का हूँ, जी। इससे भी पहले से ठीक है दादा परदादा करते रहते। सुन लीजिए, जी। इसके हवाले से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कभी कोई बच्चा, कोई इंसान किसी मर्द में मुब्तला नहीं होगा, ना कैंसर, ना ये, ना राज फोड़ा, ना ये, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। क्या करें, जिस वक्त डिलीवरी हो रही है, जी जी उस माँ की बहन हो या माँ हो, जो भी हो, उसकी बच्ची की माँ हो या बड़ी बहन हो, वहां खड़े रहें, क्योंकि जैसा बच्चा आता है जी जी अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, जी, उस कॉर्ड को ड्रेन करें, ठीक है, ड्रेन करें कि पूरा ब्लड उसके पेट में चले जाएं, ठीक है, ठीक है, पेट में चले सही है। जाएं। क्या करती है नर्स और डॉक्टर ने? खट से काटी और उसका Right. जो असली चीज है, Okay, okay. ब्लड है, उसे बहा देती है। बिल्कुल ठीक है। इसको प्रिजर्वेशन करके रख ले, उसका नाम लिख के रख ले बच्चे। Right, right. जब स्टेम सेल की बता रहा हूँ, ये वाला स्टेम सेल की बात नहीं कर रहा जी, जी। हूँ मैं, नेचुरल स्टेम सेल की। इसको कोई प्रिजर्व नहीं कर अच्छा, सकता। बिल्कुल नोबडी ठीक। नोज अबाउट बिल्कुल ठीक। हाउ टू प्रिजर्व द Right. अम्बिलिकल अच्छा, कॉर्ड। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये तो हमने बिल्कुल आप पॉइंट वेल नोटेड। मैं चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं चीज़ें ज़्यादा पूछना चाहता हूँ। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू किस तरह किया जाता है? बहुत अच्छा, हम तो और करते शुगर हैं। और डायबिटीज़ में थोड़ा फर्क भी बताइए, ये अच्छा। अमूमन मिक्स कर देते हैं हम चीज़ें। हाँ, लोग देखिए,
डायबिटीज दुनिया के लोगों को बोल रहा हूं, दुनिया में डायबिटीज 5 से 10% है, 5 से 10%। शुगर जो है वो 80%, 75-80% है शुगर। जी। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि डायबिटीज के लिए आप इंसुलिन दे रहे हैं या शुगर के लिए दे रहे हैं? दो है। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये दोनों में फर्क बताइएगा। फर्क बताता हूँ। हम तो शुगर ही कहते हैं कि जिसको शुगर हो गई है या इसको शुगर हो गई है, देखिए डायबिटीज। सुनिए, डायबिटीज एंड शुगर बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। जिसके आप क्या है HbA1c कराते हैं, ठीक है ना? जी। 3 महीने 6 महीने के लिए करा लिया, ठीक है। फास्टिंग करवा लिया, जी। रैंडम करवा लिया। रैंडम करा लिया, जी। ये आप किसका करा रहे हैं? डायबिटीज का नहीं करा रहे हैं, आप शुगर का करा रहे हैं। अच्छा। तो डायबिटीज का क्या कराया आपने? आपको तो वो मालूम ही नहीं है। मैं लिख के देता हूं तो लैब वाले बोलते हैं हम तो जानते नहीं है क्या लिख के दिया है डॉक्टर ने। अच्छा। इसके बारे में लोग जानते नहीं है डायबिटीज के बारे में। सही। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। लोगों को मैं बोलता हूं कि कोई डायबिटीज बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब ब्रीफली फर्क तो बताए ना, शुगर क्या चीज है, डायबिटीज क्या चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डायबिटीज जो है हमारा पैंक्रियास हमारा जी। अगर इंसुलिन नहीं छोड़ रहा है जी। तो डायबिटीज है। पैंक्रियास पित्ता को कहते हैं ना? पित्ता नहीं, पित्ता गाल ब्लैडर। अच्छा, गाल ब्लैडर, ठीक है। पैंक्रियास लबलबा, बिल्कुल ठीक है, पैंक्रियास बिल्कुल सही, लबलबा, ठीक है, ठीक है ना? तो ये है। अब शुगर जो है हमारी बॉडी में 5 ग्राम शुगर होना चाहिए। अगर ऊपर से डाल लेंगे तो वो शुगर है। अब उसका रास्ता कहाँ है? आपने तो पहले रास्ता बंद कर दिया सब। जी। सब रास्ते बंद हो गए। जो गंदुम जो है, गंदुम में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो शुगर को इनहेंस कर देता है, आपको बढ़ा देता है। अच्छा। तो शुगर वाले खुदा के अगर हो गया है तो गंदुम ना खाएं, बस अवॉइड करें उसको, कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, किडनीज की तरफ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले हम देखते थे कि किडनी का मर्ज ये अमूमन बड़ी एज में जाके हो जाता है या फिर किडनीज फेल हो जाते हैं, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब आजकल 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के लड़कपन में ही बच्चे बच्चियाँ, फिर उसके बाद जो टीन एज से निकलने के बाद उसमें टी एज में आ जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि 20 साल 22 साल 25 साल से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें किडनी जो वो है फंक्शन वो छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया ये इसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। आप मैं समझता हूँ शायद MBBS डॉक्टर से बढ़ के हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, बहुत कम लोग करते हैं। सुन लीजिए, किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। क्यों हो रहा है सुन लीजिए। या उनके माँ बाप को पहले शुगर या ब्लड प्रेशर होगा, कोई ऐसी कैफियत रही होगी, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, चलो उसके माँ बाप को नहीं है, या वो पान तंबाकू खा रहा होगा, गुटखा खा रहा होगा, कोई चीज ऐसी खा रही होगी जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो रही है, ठीक है ना? अब मैं सबको ये कहता हूं कि डायलिसिस इज नॉट ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये तो बल्कि अजियत है, पेशेंट के लिए अजियत है जी। देखिए किडनी डायलिसिस इज नॉट ट्रीटमेंट, मत। बहुत आसान सा है, मैं बता रहा हूं किडनी का ट्रांसप्लांट ना करें। ठीक है। बोले क्यों नहीं करें? पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं क्यों नहीं करें। देखिए, आपकी बॉडी में गुर्दा जो अल्लाह ताला चला रहा है, बेशक गुर्दा चला रहा है ना, आपने अपनी बॉडी से किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी को भी, अपने रिश्तेदार को या किसी को डोनेट करें। जब आपकी किडनी बाहर आई वो फॉरेन मटेरियल बन गया जी, ये कुदरती नहीं रहा, फॉरेन बॉडी हो गया, ये फॉरेन बॉडी हो गया। अब ये है, अब लकड़ी का टुकड़ा बोले या प्लास्टिक का टुकड़ा बोले या लोहे का टुकड़ा बोले, अब आपने उसे जिसको देना है डोनेट कर रहे हैं जिसको, उसमें वो लगा देगा। इस गुर्दे की उम्र, क्योंकि फॉरेन मटेरियल हो गया, इस गुर्दे की उम्र 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, 5 साल, 7 साल से ज्यादा नहीं, फिर दोबारा। मैं समझ गया सही। इसलिए ट्रांसप्लांट ना करें। बड़े वैलिड चीज बताइए आपने डॉक्टर साहब। सवाल एक बहुत, क्योंकि टाइम कम है, अगर किडनी फेल हो जाते हैं, दोनों किडनी काम करना छोड़ देते हैं, आप कह रहे हैं जी डायलिसिस में ना जाए,
बिल्कुल नहीं जाता। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या कहती है, कैसे इलाज किया जाएगा बिल्कुल इसका? हमारे पास हम कर रहे हैं। और क्या एक ये भी तासुर है कि जो किडनी डैमेज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो दोबारा हील नहीं होते? बिल्कुल होती है, बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल अच्छा, होती है। अच्छा। जनरेट हो जाती है। अच्छा, जी हाँ, लीवर भी जनरेट हो जाता है और किडनी भी हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल कुदरत का निज़ाम है, मगर उसके लिए प्रॉपर चाहिए इलाज चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में किस तरह इसकी ट्रीटमेंट मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ फ्री में, बांट रहा हूँ लोगों को। अच्छा जी हाँ। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे, बच्चों में भी डायबिटीज का जो 3 से 5 साल की ये एज, बहुत खास तौर पे अच्छा सवाल बहुत किया, जो crucial है। लोगों को नहीं मालूम। 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को जो शुगर हो रही और है, वो बता- डायबिटीज हो रही है, शुगर नहीं हो रही है, डायबिटीज वो शुगर नहीं हो बच्चे रही है, बता वो भी नहीं पाते, डायबिटीज हो रही है। बता नहीं पाते ना, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते नहीं, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या वो आ रहे नहीं, हैं। वो जी, नहीं, जी, वो डायबिटीज है, नॉट शुगर। वो क्यों? मैं उन शोहरों से, जी उन सासों से, उन नंदों से जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, अगर आपकी भावच, अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट हो जाए, जी जी अल्लाह करे सबको, जी, आमीन जी। मगर उसको टेंशन ना दे। हाँ, वो उसको आसपास का- टेंशन देंगे आसपास तो का वो- माहौल अच्छा रखे। जी, सही, जी जी उसको टेंशन देंगे तो आने वाले बच्चे को या तो ADHD होगा, ऑटिज्म होगा, अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चा होगा, जी, जी। या शुगर का इम्बैलेंस होगा, यानी डायबिटीज होगी। सही सही। अच्छा, इसको अब ज़ाहिर है बच्चे बता नहीं पाते ना, ये बहुत छोटी एज है, इसमें एक तो तशखीस कैसे की जाए इसकी, दूसरा कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो सामने आए और फिर उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाया जाए, ये भी ज़रा देखिए थोड़ा सा मेरे बताएं। पास सारी बच्चियां आती है, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे के साथ आते हैं। ऐसी क्या कैफियत हो तो वो उसे समझ आना, पेरेंट्स को नहीं, समझना चाहिए। देखिए जी, उनको जी। चक्कर आता है, अच्छा, ठीक है, भूख नहीं लगती है, पड़ जाते हैं, बिल्कुल ये कैफियत होती है। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर चेक करके बताता है, उनका ब्लड टेस्ट करके बताता है कि इनको डायबिटीज है, शुगर है, ये है, और इसका इलाज मैं कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है राइट, कि सब बच्चे सही हो गए। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यकीनन बहुत सारे और सवाल थे आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन आपको मजीद किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने यहाँ पर बुलाया, और टीवी वालों के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी शहबाज शरीफ साहब से, जी कि जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जी 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 इनको तो आपने दवा फ्री में कर दिया कि तुम इंपोर्ट कर लो, देयर इज नो ड्यूटी। जी, जी। मगर आयुर्वेदिक हम medicine पे, आयुर्वेदिक हाँ, जो बिल्कुल सही। कैंसर का इलाज कर रहे हैं, Right. हमारे में इतनी ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? Right, right. एक दूसरा सर, सवाल बिल्कुल, ये बिल्कुल, है, बिल्कुल, जी 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 दूसरा सवाल ये है जी कि वो जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल वाले जी बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, जब आदमी मर जाता है तो Right, उसका right. भी वो पैसे लेते हैं, इसको एग्जाम करना चाहिए। बिल्कुल बस डॉक्टर ये साहब, सब। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी हमारी हुकूमत तक ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी यकीनन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ लेते हैं इजाजत जी, आपसे उम्मीद है मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, बशर्ते वफाए जिंदगी। हमें देखते रहिए, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।